कैसे हैं आप सब? ठीक है ना? उम्मीद है कि अच्छा ही होंगे। और सिर्फ उम्मीद ही नहीं है बल्कि मैं कहूँगा भी कि आप लोग अपने 12वीं के अन्य विषयों पे भी, सिर्फ हिंदी ही नहीं बाकी अन्य विषयों पे भी बराबर ध्यान दीजिए। उसके साथ-साथ हिंदी पर भी पूरा ध्यान दीजिए। किसी एक विषय में अच्छा करने से पूरा कोर्स अच्छा हो ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए सभी विषयों पर, सभी पेपर्स पे अच्छा खासा आपको ध्यान देना पड़ता है और सब पे बराबर ध्यान, बढ़िया से ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि आपको ओवरऑल अच्छा रिजल्ट लाना है। सिर्फ एक विषय में अच्छा, मतलब मान लीजिए कि हिंदी में ही आप अच्छा नंबर लाएँ, 90 प्लस लाएँ, 95 प्लस लाएँ और किसी का साइंस है वो केमिस्ट्री, मैथ में कम उसका हो जाए। आर्ट्स है, अन्य विषयों में भी उसका कम हो जाए। तो क्या उसका मतलब पूरे कोर्स का, पूरे 12वीं का नंबर अच्छा आएगा क्या? 12वीं का ग्रेड घट जाएगा। तो ये चाहिए ये कि आप सभी पर, सभी विषयों पर बराबर दें, बराबर ध्यान दें। ये नहीं कि किसी को ज़्यादा पढ़ना है, किसी को थोड़ा कम पढ़ना है। ध्यान सब पर देना होगा, हमें सब में निकलना है आगे। हम लोगों ने पढ़ा क्या अभी तक हमने देखा सिलेबस को पहले। सिलेबस ज़रूरी इसलिए है, बहुत लोगों को लगता है कि सिलेबस क्या पढ़ना, वो तो बस वही रूपरेखा है। लेकिन सिलेबस इसलिए ज़रूरी है कि हमको जानना है आगे क्या चीज़ मिलने वाला है। हमारी बाउंड्री क्या है? 12वीं कक्षा में हमको हिंदी पढ़नी है, तो हिंदी को किस सीमा तक, उसकी बाउंड्री क्या है? कितना चीज़ पढ़ना है? क्या चीज़ छोड़ना है? पहले बताया था कि हर चीज़ हिंदी के सिर्फ व्याकरण, और सिर्फ व्याकरण ही नहीं बल्कि पुस्तक की भी कोई लिमिट नहीं है। अब कितनी कहानियाँ हैं, बहुत लोगों का नाम आपको भी मालूम है कि इसमें जोड़ा जाए तो बनते जाएगा, ग्रंथ बनते जाएगा। लेकिन सबको नहीं पढ़ना है, कुछ लिमिटेड उसको बाँट दिया गया है कि इतने चीज़ को आपको पढ़ना है। और बाकी हमने परीक्षा के प्रश्नों के आधार पर बताया था कि ये चीज़ पढ़ना है, इसमें से आता है, इसमें से नहीं आता है। तो व्याकरण हमने देखा, व्याकरण का एक टॉपिक देखा था। अभी हम लोग देखते हैं किताब का एक टॉपिक, बातचीत। बातचीत हम लोग देखते हैं। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। पहले हम लोग लेखक के परिचय के बारे में ही जान लें, लेखक परिचय ही पढ़ लेते हैं। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 12वीं कक्षा में लेखक परिचय पर बराबर ध्यान दिया जा रहा है। जितना आपके अध्याय पर ध्यान दिया जा रहा है, उससे प्रश्न आ रहे हैं, उतने ही प्रश्न आ रहे हैं। लगभग थोड़ा बहुत आगे पीछे है, 1-2 नंबर कम ज़्यादा है, लेकिन लगभग बराबर मात्रा में ही प्रश्न आ रहे हैं। उनको उतना ही वेटेज मिल रहा है, उतनी ही समानता मिल रही है, जितने कि अध्याय से प्रश्नों को मिल रही है। तो पहले टॉपिक को देखते हैं, ज़्यादा बात इस पर नहीं कर रहे हैं, बातचीत पे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके लेखक पर अभी ध्यान देते हैं। बालकृष्ण भट्ट बातचीत के लेखक हैं। इनका थोड़ा-सा जान लेते हैं परिचय के बारे में, जीवन परिचय क्या है। इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 में। 23 जून 1844 को इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु, इतने मतलब महान व्यक्तित्व हैं, मृत्यु कहना सही नहीं होगा। इनका देहांत, देहावसान या निधन कहिए, 20 जुलाई 1914। इनके व्यक्तित्व के सामने मृत्यु शायद थोड़ा-सा कम, छोटा शब्द पड़ जाए। इसलिए हम लोग थोड़ा-सा अच्छा ही एक कोशिश करेंगे इनको सम्मान देने का। जन्म है 23 जून 1844, निधन है 20 जुलाई 1914। ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन व्यक्तित्व का, इन लेखक का जन्म कब हुआ था? तो याद रहेगा ये। एक चीज़ ध्यान दीजिए, बस 1 महीने का अंतर है जन्म और मृत्यु में। ये 23 जून को और इनका 20 जुलाई को निधन। 1844 में जन्म, 1914 में निधन। 1914 ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण काल है। आप लोग को याद होगा प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914, 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध, फिर वैसे ही 39 से 45 तक सेकेंड विश्व युद्ध। तो ऐतिहासिकता से जो इसको जोड़ने का बस एक ही कारण है, एक ही उद्देश्य है कि आप लोग किसी घटना से जोड़े तो ये याद रहे। निधन हुआ था कब? प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआती साल में 20 जुलाई 1914 को। जन्म हुआ था कब? 1844 में, 23 जून 1844 को।
इसको भी किसी घटना से जोड़ सकते हैं क्या? जोड़ लिया जाएगा, कोई मिले तो 1833 में आया था। हिस्ट्री के ही अधिकतर, चूँकि मैं आर्ट्स के अन्य विषयों में भी मैं थोड़ा बहुत जान लेता हूँ, उसके आगे आपको मिलेगा। हम जब आर्ट्स का यहाँ पे सब्जेक्ट शुरू होगा अन्य विषयों का भी, तो हमसे आपसे मिलना होगा ही उन सब्जेक्ट में भी। तो उससे थोड़ा-थोड़ा रिलेट करते चलता हूँ, ख़ास करके हिस्ट्री के बारे में। मैंने हिस्ट्री पढ़ा है, मेरा विषय रहा है ये भी। ज़्यादातर मैं हिस्ट्री में ही रिलेट करता हूँ, उसी से संबंध स्थापित कर पाता हूँ इनका घटनाओं का। और आसान भी है कि हिस्ट्री की कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप लोग शुरू से पढ़े हुए हैं, और उसको उस घटना से किसी भी चीज़ का संबंध स्थापित करना ज़्यादा आसान रहता है। दोनों चीज़ आसानी से हो जाते हैं। जन्म 23 जून 1844, निधन 20 जुलाई 1914। आदमी के जीवन मृत्यु के घटनाओं के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो होती हैं ज़िंदगी में, वो क्या होती हैं? किसी भी व्यक्ति के माता और पिता। माता का नाम क्या है? श्रीमती पार्वती देवी। और इनके पिताश्री का नाम है श्री बेनी प्रसाद भट्ट। भट्ट टाइटल इनको अपने पिता से ही मिलता है। बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी नाम से आपको कुछ याद आ रहा है क्या? खासकर हम लोग बिहार के हैं तो हम लोग को पता होगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। वो भी साहित्यकार हैं, बहुत जाने माने साहित्यकार है। लेकिन ये इन बेनी नाम से उनका कोई संबंध नहीं है, बस ऐसे मैंने बोलने के लिए बोला है। लेकिन इनका नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। इनके सुपुत्र हुए श्री बालकृष्ण भट्ट। इनका निवास स्थान रहा है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। पहले भी प्रयागराज के नाम से जाना जाता था, इनको इलाहाबाद कर दिया गया मुगल काल में। उत्तर प्रदेश का ये इलाका है और यहाँ पे ही ये लोग रहे लोग। पिताश्री इनके जाने माने व्यापारी थे, धनी इनका बैकग्राउंड था, ये धनी वर्ग में थे ये लोग। और माता थी गृहिणी, काफ़ी सुसंस्कृत महिला थी। और शिक्षा के प्रति जो लगाव है, अनुराग है इनका, इनको अपनी माता से ही मिला। बालकृष्ण भट्ट जी को इनके माता से ही ये गुण मिला, शिक्षा के प्रति जुड़ाव का। तो ये थोड़ा-सा हो गया इनका माता-पिता, निवास और जन्म स्थान के बारे में, निधन स्थान के बारे में। ये परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न आते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान क्या था? बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था? माताजी का नाम क्या था? ये सीधा प्रश्न आता है। अब इनके शिक्षा-दीक्षा के बारे में, अब किसी का जन्म हुआ, उनके माता-पिता को जान ले, उसके बाद क्या होगा? अगर पढ़े-लिखे व्यक्तित्व हैं, तो उनका प्रारंभिक शिक्षा कैसी हुई? उनकी प्रारंभिक शिक्षा कैसी हुई? तो देखते हैं प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा वो प्रारंभ में ही संस्कृत का अध्ययन किए। संस्कृत का अध्ययन किए थे मिशन स्कूल से। मिशन स्कूल से 1867 में एंट्रेंस परीक्षा पास की। संस्कृत का अध्ययन स्टार्ट किया उन्होंने शुरू में, और 1867 में जाकर के उन्होंने 1867 में एंट्रेंस की परीक्षा पास की मिशन स्कूल से। ये प्रश्न आया हुआ है, सीधा प्रश्न आया हुआ है कि उन्होंने 1867 में किस स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा पास की थी, या फिर मिशन स्कूल से किस ईस्वी में एंट्रेंस परीक्षा पास की थी। प्रश्न आया हुआ है ये। अगला पॉइंट है 1869 से 1875 प्रयाग में मिशन स्कूल में अध्यापन। देखिए 1867 में मिशन स्कूल से उन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा पास की। इसके 2 साल बाद इनका, आप लोग ध्यान दे रहे हैं, 1844 में जन्म, ठीक। 1867 में एंट्रेंस परीक्षा पास की मिशन स्कूल से। 1844 के कितने वर्षों बाद ये हुए? 23 वर्षों बाद, यानी कि 1844 और 1867, कितना उम्र का अंतर आया इसमें? 23 वर्ष। 23 वर्षों में इन्होंने एंट्रेंस परीक्षा पास कर ली। अब देखिए अगला पॉइंट है, अगले 2 साल बाद यानी कि 25वें वर्ष में
1869 से 1875 तक ये प्रयाग में मिशन स्कूल में अध्यापन किया। जिस स्कूल से एंट्रेंस पास की उसी स्कूल में इन्होंने पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। 1875 तक ये उसमें पढ़ाते रहे। उसके बाद क्या हुआ कि 1885 में क्या हुआ था, एक और भारतीय राजनीति में, भारतीय आंदोलन के क्रम में या ऐतिहासिक क्रम में भी, आधुनिक अगर इतिहास पढ़ा जाए तो उसमें एक महत्वपूर्ण साल 1885 में एक महत्वपूर्ण संस्था का निर्माण हुआ था यहाँ पे, जिसको आज भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में जाना जाता है। A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। हम लोग हिस्ट्री में ज़्यादा नहीं जाते हैं, यहाँ पे देखते, बस मैं एक घटना को जोड़ रहा हूँ कि ये आंकड़ा याद रहे। 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में उन्होंने संस्कृत का अध्यापन शुरू किया। CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किस ईस्वी में शुरू किया? 1885 ईस्वी में, उसी साल जिस साल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1869 से 1875 में मिशन स्कूल में अध्यापन किया था, अध्यापन यानी पढ़ाया था। 1888 ईस्वी में प्रयाग में ही कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में उन्होंने अध्यापन शुरू किया था। इनका मतलब आप ये देख रहे हैं कि ये प्रारंभिक शिक्षा के बाद से ही पढ़ाने वाला काम, क्योंकि हिंदी साहित्यकार हैं, संस्कृत का अध्ययन इन्होंने किया है बहुत अच्छे से, तो इनका शिक्षण से ही संबंध बना रहेगा। ये थोड़ा थे स्वभाव से ही उग्र स्वभाव के थे, और इनका हिंदी साहित्य में भी योगदान भी वैसे रहा है, निबंधकार के रूप में, एक प्रख्यात आलोचक के रूप में, तो इनके स्वभाव में भी थोड़ा सा उग्रता थी। यह 1888 ईस्वी में प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में इन्होंने अध्यापन किया था, शुरू किया, लेकिन इनका स्वभाव इतना उग्र था कि उग्र स्वभाव के कारण इनको ये नौकरी छोड़नी पड़ी। इनके उग्र स्वभाव के कारण वो नौकरी छोड़नी पड़ी वहाँ, मतलब उग्र, जब तक आदमी का स्वभाव पर भी बहुत उसका कुछ निर्भर करता है। अगर सौम्य स्वभाव है तो किसी अनजान जगह पर भी, या जहाँ पे परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है, वहाँ भी आदमी सामंजस्य बैठा सकता है, वहाँ भी आदमी एडजस्ट कर सकता है। अगर क्रोधी स्वभाव है, उग्र स्वभाव है, बहुत तुनक मिजाजी वाला स्वभाव है कि थोड़ा सा बात हुआ नहीं कि तुनक गए, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आदमी कहीं किसी भी जगह पर जाता है, कोई ना कोई बात ऐसा होता है कि उसका वो स्वभाव सामने प्रत्यक्ष हो जाता है और उसे उस जगह से हटना पड़ता है, या फिर कोई हटा देता है। तो थोड़ा सा स्वभाव पर भी ध्यान देना चाहिए हम लोग को। ये अगर पढ़ रहे हैं तो इससे भी थोड़ा सा उदाहरण लिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि बुरा है, हर प्रकार का स्वभाव अच्छा है और उसके अपने अलग गुण हैं, उसके अपने अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयां भी हैं। उग्र स्वभाव के कारण निडरता से इनका ये स्वभाव ही रहा कि आगे उन्होंने बड़े बड़े साहित्यकारों के, बहुत अच्छे खासे साहित्यकारों के, लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर, उसकी आलोचना उन्होंने कर दी। वो खुद एक मतलब जाने माने व्यक्तित्व रहे, उनका साहित्य बहुत ही मानक स्तर पर माना जाता है, और उसकी उन्होंने आलोचना की। आलोचना का मतलब सिर्फ किसी की शिकायत या उसमें कमियां देखना ही नहीं होता। समीक्षात्मक आलोचना का अर्थ है कि उसके हर एक पॉजिटिव निगेटिव, उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, कहाँ सुधार हो सकता था, या फिर अगर सुधार किया गया, कुछ नया उसमें किया गया है, तो उसको रेखांकित करना, यानी कि उसके पूरे पोर्शन को, पूरे भाग को बढ़िया से समझना और सामने रखना। वो जो भी कहानी या फिर जो चीज़ भी लिखा गया है, उसके पीछे के क्या मतलब मैकेनिज्म है, उस चीज को समझाना, उस चीज को पढ़ने वालों के सामने या बाकी समाज के सामने उसको प्रस्तुत करना। और ये काम होता है जो आलोचक हैं उनके नज़रिए से, वो उसको कैसे देखते हैं इस बारे में। और हिंदी जब हम पढ़ रहे हैं तो हिंदी के भाषा साहित्य में आलोचकों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पूरा का पूरा युग उनके नाम किया जाए, जैसे कि द्विवेदी युग, शुक्ल युग, ये लोग आलोचक रहे। आलोचक का मतलब ये नहीं कि हमेशा कंप्लेन ही करते थे। आलोचक का मतलब, हिंदी साहित्य में आलोचक का मतलब होता है कि उसके सभी गुण अवगुण को, या उनकी अच्छाई बुराई, अब बुराई तो नहीं कह सकते, उनमें कमी, कुछ कमी रह जाए या उसमें कुछ अच्छी बातें हैं, बड़ाई भी किया जाता है। कई जगह पर आलोचकों ने कई सारे पुस्तकों का, कई सारे लेखकों का बड़ाई भी किया है। तो आलोचक का मतलब ये नहीं कि बस कंप्लेन करते रहे। हमें अभी भी जैसे कि हम लोग कहते हैं कि आलोचना करना, कि वो इस चीज़ का बहुत बड़ा आलोचक रहा है।
आलोचक का मतलब बस कमी वाला पोर्शन नहीं होता है, उसमें हर चीज को बराबर नजरिए से देखा जाता है। एक बार शुरुआत हम लोग फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को। इनका निधन कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 को। माता का नाम था श्रीमती पार्वती देवी। पिताश्री का नाम था श्री बेनी प्रसाद भट्ट। इनका निवास स्थान रहा इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज कहा जाता है, उत्तर प्रदेश राज्य में। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ शुरू की थी? संस्कृत का अध्ययन शुरू किया था इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा के रूप में। उसके बाद 1867 ईस्वी में इन्होंने मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा पास की। 1867 ईस्वी में एंट्रेंस परीक्षा पास की। उसके 2 साल बाद यानी कि 1869 से लेकर के 1875 ईस्वी तक ये प्रयाग में ही मिशन स्कूल में ही अध्यापन का काम करते रहे, यानी कि जहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की वहीं पे इन्होंने पढ़ाना भी शुरू कर दिया। 67 से 75 तक इन्होंने मिशन स्कूल में अध्यापन का कार्य शुरू किया। 1885 में, याद रखने के लिए, आप कांग्रेस के स्थापना वर्ष में ही इन्होंने प्रयाग के CAV स्कूल, इस स्कूल का नाम पूछता है, CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन शुरू किया। ये हिंदी के भी साहित्यकार रहे हैं और संस्कृत के भी प्रख्यात विद्वान रहे हैं, तो ये हिंदी और संस्कृत में इनका नाम रहा है। 1888 ईस्वी में प्रयाग के कायस्थ पाठशाला में इंटर कॉलेज में यह अध्यापक रहे। इनका थोड़ा सा शिक्षण और प्रारंभिक परिचय रहा। अब थोड़ा सा इनके जीवन में उतार चढ़ाव भी आया था, उसके बारे में देखा जाए। क्या हुआ था ना कि ऐसा भी कहा जाता है कि आदमी अपनी ख्वाहिशें तो पूरी करता है पिता के काल में, अपने काल में तो बस ज़रूरतें पूरी करता है। इनके साथ भी वही हुआ। पिताजी थे, व्यापारी थे, धनी वर्ग थे, कभी सोचना नहीं पड़ा, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे। लेकिन जब पिताजी का इनका निधन हो गया, पिताजी के निधन के बाद ये थोड़ा सा बिखरे टाइप के लोग हैं, मतलब बिखराव इनके ज़िंदगी में आ गया, कमियां, अभाव का इनका सामना हुआ इनसे। इनके पैतृक व्यापार, पिताजी के व्यापार था, यानी कि पैतृक व्यापार में गृह कलह सामने उभर के आया। गृह कलह यानी कि एक परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं, इस परिवार की अगर मुखिया की मृत्यु हो जाए, निधन हो जाए, तो उसके बाद उत्तराधिकार के लिए या फिर उनकी जो भी संपत्ति है उस पे अधिकार के लिए अन्य लोगों में भी थोड़ा सा मनमुटाव शुरू हो जाता है। गृह कलह, अब ये इसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि ये इसमें इन्होंने गलत भूमिका अदा की या फिर इनकी कमी रही। इसमें सब, मतलब एक परिवार में कई सदस्य रहते हैं, कई सदस्यों के मेल से ही परिवार बनता है और सभी सदस्यों में आपस में बनती नहीं है। सीधा सा एक वर्ड गृह कलह इसको कहा जा सकता है। किसकी बुराई किसकी अच्छाई हमें उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे हुआ क्या? गृह कलह का सामना करना पड़ा और फाइनली इसका परिणाम क्या निकला कि इनको पैतृक व्यापार के, सिर्फ पैतृक व्यापार ही नहीं बल्कि घर भी, पैतृक घर भी छोड़ना पड़ा। पैतृक घर यानी कि पिता के वंश से जो जुड़ा हुआ है उसे पैतृक कहा जाता है, और घर, पिता के वंश से जुड़े हुए घर को पैतृक घर कहा जाएगा। पिता के वंश से जो जुड़ा हुआ व्यापार है पैतृक व्यापार का, कोई भी चीज पैतृक है यानी कि पिता के वंश से जुड़ा हुआ है। हम लोग कहते हैं कि पैतृक कोई भी चीज में, जैसे कि पैतृक घर ही मान लीजिए, पैतृक घर या पैतृक जमीन, पैतृक संपत्ति, इसका मतलब क्या है कि आपको, इस बहुत लोगों को क्या होता है ना कि माता के वंश से भी कुछ संपत्तियां अर्जित होती हैं, वहां से भी कुछ संपत्ति मिलती है। लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? नवासा मिला हुआ, यानी कि पत्नी के घर की तरफ से कुछ अगर संपत्ति मिलती है तो नवासा कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में। और ये इतना मतलब कॉमन है, पैतृक घर इतना सामान्य सी बात है कि कोई नहीं कहता है कि पिता के घर की तरफ से ये संपत्ति मिली है, अगर पिता का कुछ संपत्ति है तो बेटे को ही मिलेगी, ऐसा मान लिया जाता है। तो पैतृक संपत्ति, पैतृक घर का उतना उच्चारण भी नहीं होता है, सीधे कहती है उसकी संपत्ति है, उसका घर है। लेकिन अगर जब बंटवारे की बात आती है, बहुत कठिन शब्द होता है ये बंटवारा, किसी व्यक्ति के जीवन में भी और साहित्य में तो होता ही है बंटवारा। हम लोग उस समय व्याकरण के जब समझ रहे थे तो बार बार हम लोग कह रहे थे कि हम लोग बांटने का, हंसी मजाक में कहना आसान है लेकिन उसका अर्थ अगर समझा जाए
तो बड़ा कठिन होता है। गृह कलह हुआ, पैतृक घर को छोड़ना पड़ा इन्हें। पैतृक और मातृक समझ गए, यानी कि माता के वंश जो होगा मातृक कहा जाएगा, पिता के वंश से संबंधित जो भी होगा पैतृक कहा जाएगा। अब चूंकि व्यापार है नहीं, पैतृक व्यापार में गृह कलह सामने आए हैं, आय का स्रोत कुछ दिख नहीं रहा है, घर छूट गया है, रहने वाला ये पैतृक घर था उसको भी छोड़ना पड़ा है। इन्हें अपने परिवार के लिए, इनका खासकर इनके अपने पत्नी और बच्चों को लेकर के कहीं जाना पड़ा घर छोड़ करके, तो खर्च तो बढ़ेंगे ही। ऊपर से व्यापार में भी इनका गृह कलह का सामना करना पड़ा है, मनमुटाव का सामना करना पड़ रहा है। प्लस पॉइंट इनके साथ ये था कि ये शिक्षण से जुड़े हुए थे, तो नौकरी और, लेकिन वहाँ पे भी एक चीज़ कमी ये थी कि इनका स्वभाव उग्र था। हमने अभी थोड़ा सा पहले पढ़ा था, 1888 ईस्वी में प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे उग्र स्वभाव के कारण इनको नौकरी छोड़नी पड़ी। इनका स्वभाव था कि ये नौकरी में कहीं टिक नहीं पा रहे थे, जल्दी हर जगह रह भी नहीं सकते हैं, तो उन्होंने अपना ये लेखन का कार्य जारी रखा। लेखक के आधार पर ही जो इनको आय होता था, उसी आय होती थी, उसी आय के आधार पर ही अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। अध्यापन भी कहीं कहीं आप देख सकते हैं, कई जगह उन्होंने अध्यापन किया है। पिछले वाले स्लाइड में देखते हैं, 69 से 75 में मिशन स्कूल में अध्यापन, 85 में संस्कृत का अध्यापन CAV स्कूल में, 88 में इंटर कॉलेज में अध्यापन। तो ये जुड़े रहे हैं और इस तरह से इनका जीवन निर्वाहन होता रहा है। और साथ ही इनका आगे अपने लेखन पर भी उन्होंने ध्यान दिया, उससे भी जो आय होता था उससे उनका जीवन निर्वाह होता रहा। पैतृक घर छोड़ दिए, व्यापार में घाटा रहा, तो आर्थिक संकट आना ही है। आर्थिक संकट आया। आर्थिक संकट में बहुत लोग क्या करता है ना कि अपने काम से, अपने जो भी उसका सपना रहता है या फिर जो भी लक्ष्य रहता है उसे थोड़ा समझौता कर लेता है, आगे पीछे करके कि ठीक है थोड़ा सा पूरा हुआ लक्ष्य या थोड़ा सा नहीं पूरा हुआ, अभी ज़रूरत ये है, इस पे ध्यान देते हैं। अगर लेखन का कार्य कर रहा है, लेखन में उसको इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा ना, कि आपको हमेशा पेपर चाहिए, आपको हमेशा कुछ लोग प्रकाशन से संबंधित रहना पड़ेगा, उससे जुड़ा रहना पड़ेगा। उसमें प्रकाशन के में भी पैसा लगता है, एक तो अपने खर्च के लिए पैसा नहीं है, उसमें पैसा इन्वेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। इसके बावजूद भी जुगाड़ कर लेना, जुगाड़ शब्द यहाँ पे थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग जिस चीज़ को समझ पाते हैं, जिस भाषा को समझते हैं लोग, जो बोलचाल की भाषा में हम लोग प्रयोग करते हैं, उससे हम लोग जुड़े रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जुगाड़ शब्द का मैं प्रयोग यहाँ पे कर रहा हूँ कि उन्होंने कैसे भी करके व्यवस्था कर लेते थे कि, और जहाँ से भी हो सके व्यवस्था हो जाए, लेखन से जुड़े रहते थे। वही व्यवस्था के दिन है तो आज हम लोग इन्हें पढ़ रहे हैं। वो क्या किए, आर्थिक संकट के बावजूद साहित्य के प्रति समर्पित रहे। अब एक और नाम आता है, जब हम बालकृष्ण भट्ट को पढ़ते हैं तो इसमें एक महत्वपूर्ण नाम का उल्लेख होता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन थे? ये आप लोग नाम सुने हुए हैं। आधुनिक हिंदी के, समझिए कि ये इनको संस्थापक नहीं, मतलब इस युग का संस्थापक नहीं, लेकिन युग निर्माता इनको कहा जा सकता है। आधुनिक हिंदी के युग निर्माता इन्हें कहा जा सकता है। बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो आधुनिक हिंदी में किसे पढ़ते हैं? अब जब अभी तक कहानियाँ पढ़े हैं तो आप प्रेमचंद को पढ़ते हैं, आप द्विवेदी जी को पढ़ते हैं, कवियों में आप निराला जी को पढ़ते हैं, महादेवी जी वर्मा जी को पढ़ते हैं, आप लोग जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी को पढ़ते हैं। ऐसे ही हिंदी साहित्य में भी गद्य पाद में भी, गद्य भाग में भी आप लोग बहुत सारे लेखकों के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन आधुनिक काल जो है, हिंदी का आधुनिक काल, इसके युग निर्माता भारतेंदु जी को ही कहा जाता है। इतने महान व्यक्तित्व कि इनके नाम पर युग का नाम दिया जाता है, भारतेंदु युग, यानी कि और ये बालकृष्ण भट्ट भी भारतेंदु युग के ही लेखक रहे हैं। इन्हें सिर्फ लेखक कहना, कहानीकार कहना सही नहीं रहेगा, निबंधकार कहना सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। हर प्रकार के लेखन, हिंदी लेखन के लगभग हर प्रकार नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बहुत सारे प्रकार में इन्होंने अपना रचना दिया है। निबंध के रूप में दिया है, नाटक के रूप में दिया है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया है। हिंदी मासिक पत्रिका हिंदी प्रदीप इन्होंने शुरू की थी, प्रकाशन उसका किया था। तो भारतेंदु जी से ये उनके समकालीन थे। उनकी ही प्रेरणा से इन्होंने हिंदी वर्धिनी सभा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के समर्थन से चल रहा था, उनके विचार की उपज थी हिंदी वर्धिनी सभा।
हिंदी वर्धिनी सभा की तरफ से इन्होंने हिंदी प्रदीप, अभी मैंने इसकी चर्चा कर ही रहा था, मैं कर रहा था, हिंदी प्रदीप का प्रकाशन शुरू किया। इस मासिक पत्रिका थी, 33 वर्षों तक इसका संपादन करते रहे। हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका की संपादन किया उन्होंने कब? 1877 ईस्वी में। अब ये प्रश्न आता है यहाँ से कि किस मासिक पत्रिका, किस हिंदी मासिक पत्रिका का प्रकाशन, उसका संपादन बालकृष्ण भट्ट जी ने किया था? तो क्वेश्चन आंसर क्या रहेगा इसका? हिंदी प्रदीप। अगर आप अपने 12वीं कक्षा के साथ साथ थोड़ा सा प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में भी थोड़ा रुचि अगर रखते हैं, वहाँ भी देखते होंगे, तो आप लोग एक उसमें सेक्शन आता है राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी पत्र पत्रिकाएं या फिर पत्र पत्रिकाओं का विकास, समाचार पत्रों का विकास, तो उसमें भी आप लोगों को ये पढ़ने को मिलेगा। हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी में संपादन, संपादक कौन? बालकृष्ण भट्ट। तो ये थोड़ा जुड़ा हुआ है। आप अगर किसी के बारे में जान रहे हैं, उसका परिचय जान रहे हैं, तो इतिहास से जुड़ा हुआ है, खास करके जब राष्ट्रीय व्यक्तित्व के व्यक्ति को आप जानते हैं। दो चीज यहाँ पे आप लोगों को देखा संस्था, एक देखा हिंदी वर्धिनी सभा, दूसरा मासिक पत्रिका है हिंदी प्रदीप। एक और चीज आपको याद रखना होगा, याद क्या, समझ आप सुन के ही आपको याद हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनके साहित्यिक जीवन में, बालकृष्ण भट्ट जी के साहित्यिक जीवन में भारतेंदु हरिश्चंद्र का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने इनको न सिर्फ सहयोग किया बल्कि इनका मार्गदर्शन भी किया कि आप ये काम करिए, यहाँ बढ़िए। ये हिंदी प्रदीप निकालने की प्रेरणा भी उन्होंने ही दी थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ही नहीं दी थी। 1877 में, ये डाटा याद रखिए, 1877 में हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका का संपादन इन्होंने शुरू किया, और सिर्फ वही नहीं, ये 33 वर्षों तक इसका संपादन करते रहे। देखिए इनका स्वभाव कैसा था कि इन्होंने नौकरी छोड़ दी, इंटर कॉलेज में संस्कृत के अध्यापन कर रहे थे, ये नौकरी छोड़ दी स्वभाव के कारण ही। आगे आप देखिएगा एक जगह अपने अंतिम समय में, इनके जीवन का भी अंतिम पड़ाव चल रहा था, उस समय में इनको काशी में आमंत्रित किया गया था। वहाँ पे भी इनको लगा कि इनके साथ उचित व्यवहार नहीं हो रहा है, तो वहाँ से भी चले आए। अंत तक इनका वो एटीट्यूड, वो व्यवहार मतलब स्वभाव, प्रवृत्ति वो बनी रही। थोड़ा सा उग्रता था ही इनके स्वभाव में, जबकि इतने महान व्यक्तित्व हैं। कहा जाता है कि अनुभव से विनम्रता झलकती है, तो सिर्फ विनम्रता ही नहीं बल्कि व्यक्तित्व भी निखरता है। इनका स्वभाव अगर उग्र है तो उग्रता को भी ये महानता के साथ दिखाते हैं। ये नहीं कि थोड़ा सा कुछ हुआ गुस्सा करके शुरू कर दिए अपना कुछ भी बकबकाना। इनकी उग्रता इनके आत्मसम्मान से झलकती थी। ये अपने किसी भी चीज़ को आत्मसम्मान पर अगर जब ले लेंगे, अपने स्वभाव पर ले लेंगे, तो फिर उसके सामने दूसरा कुछ नहीं टिक पाएगा। कुछ भी हो वो छोड़ के निकल जाएंगे, उसको उससे अलग हो जाएंगे। इसके बाद हमें एक और साल मिल रहा है 1881। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। अब बताइए, वे 1881 का दशक है, ये कौन सा काल है? आप लोग सोच सकते हैं। जब 1881 उस समय तक खुल करके पूरे प्रखर रूप से कहा जाए तो मतलब उतने संभ्रांत लोग थे, पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोग राष्ट्रीय आंदोलनों को भी उतने ढंग से प्रखर रूप से नहीं रख पा रहे हैं, उतने उग्रता से नहीं रख पा रहे हैं। उस समय में इन्होंने उससे ज़्यादा प्रखरता से वेदों की समीक्षा की। समीक्षा वर्ड आ गया। समीक्षा का मतलब अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया, समीक्षात्मक आलोचना में जब बता रहा था कि उसके सभी पक्षों को सभी पक्षों को विषयवार कहिए, क्रमबद्ध ढंग से कहिए, सामने रखना, या फिर उसकी विवेचना करना, विश्लेषण करना, क्या क्या चीज़ उसमें लिखा गया है, ये अच्छा पक्ष है या फिर इसके यहाँ पे इस बारे में ये लिखा गया है, इस बारे में ये लिखा गया है, इस विषय में, इस समीक्षा में कुछ ये भी हो सकता था, ये सब को वहाँ पे लिखना। तो वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा। अब तय है कि कोई किसी चीज़ की समीक्षा करेगा तो उसमें कमियों को भी वो दर्शाएगा, उसकी अच्छाई को तो दिखाएगा ही, उसमें जो कुछ कमियां रह गई हैं उसको भी दर्शाएगा। तो वेद अभी तक के सबसे मतलब क्या धार्मिक साहित्य माने जाते हैं, परम पवित्र माने जाते थे, अभी भी माना जाता है। अगर कोई धार्मिक ग्रंथों पर अगर उंगली उठाता है तो सबसे बड़े विरोध के कारण बन जाता है। अब उस समय इन्होंने इतनी मतलब क्या कहा जाए, उनको उतना आत्मविश्वास ही चाहिए, हिम्मत चाहिए कि वेदों पे उन्होंने समीक्षा की थी 1881 में। इसके लिए भी प्रसिद्ध रहे।
फिर अगर है 1886 में, यानी कि ठीक 5 साल बाद, लाला श्रीनिवास दास, इन्होंने मैं बताया था, लाला श्रीनिवास दास ने एक लिखा था संयोगिता स्वयंवर। इनकी रचना रही है लाला श्रीनिवास दास की। हिंदी साहित्य में इनका भी बहुत अच्छा स्थान है, श्रीनिवास दास जी की भी। तो इनकी इनकी रचना थी संयोगिता स्वयंवर। इसकी आलोचना इन्होंने की थी। अब यहाँ फिर वही बात है, आलोचना का मतलब हिंदी साहित्य की आलोचना, उसके सभी पक्षों के बारे में लिखना, कमियों को भी लिखना और उनकी बड़ाइयों को भी लिखना। सिर्फ कमियों को ही नहीं आलोचना कहते हैं, उसके हर एक पक्ष के निष्पक्ष होकर विवेचना करना ही किसी भी किसी भी क्या, हर जगह तो यही होता ही है। आप अगर कहीं जनरल लाइफ में भी अगर आप बोल देते हैं कि उसकी आलोचना किया जाता है, तो भले उसका लोग मीनिंग निकालते हैं कि उसकी कमियां बता रहा है, उसकी शिकायत कर रहा है, वास्तविक अर्थ यही होता है कि उसके हर एक पक्षों को वो बता रहा है। और आमतौर पर क्या होता है ना, कि जब हम किसी चीज़ के हर एक पक्षों को बताते हैं, तो मानव नेचर ही है, मानव स्वभाव ही है कि उसकी अच्छाइयों से ज़्यादा वो कमियों के बारे में सोचता है। इस तरह से आलोचना का मतलब कमियां ही बन गई हैं, भले ही वास्तविकता ये होती है कि उसकी हर एक पक्षों को समझना, उसके हर एक पक्षों को सामने रखना। आप निष्पक्ष भाव से, ये नहीं कि ये महान व्यक्तित्व है तो इनके कमियों को कैसे हम लिख सकें। अब जैसे कि हम लोग के हिंदी साहित्य में ही नहीं सिर्फ, बल्कि धार्मिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी तुलसीदास जी का बहुत बड़ा योगदान है, हम लोग के जीवन में बहुत महत्व रखता है, बहुत आदरणीय भी हैं। अब उनकी रचनाओं का कोई आलोचना करे तो यहाँ पे ये नहीं रहा कि उनका शिकायत किया जा रहा है, समीक्षा किया जा सकता है उसको, कि उनकी रचनाओं में इस चीज़ का प्रभाव ज़्यादा रहा है, भक्ति भाव का प्रभाव ज़्यादा रहा है, उनमें कुछ अभाव रहा है। जैसे कि भक्ति भाव जहाँ पड़ जाता है, वहाँ पे अन्य भाव थोड़ा सा कम पड़ते हैं, यानी कि व्यवहारिकता भी जुड़ी है उनसे, लेकिन जब मेन भाग उनका भक्ति भाव का ही रहा है, तो उस पर ज़्यादा जोड़ है, और इस वजह से अन्य विषयों पे, अन्य भागों पे उतना ज़्यादा खुल के प्रभाव नहीं पड़ सका है। ये कमियां नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी और ढंग से भी इसको बताया जा सकता है। तो ये क्या हो गया, उसकी समीक्षा हो गई। अब कोई इसे आलोचना के रूप में ले, कोई इसकी प्रशंसा के रूप में ले, ये पढ़ने वाले पे भी निर्भर करता है। लेकिन जो आलोचक होता है वो निष्पक्ष होता है, वो किसी व्यक्तित्व के प्रभाव से या उसके रचनाओं, पूर्व में किए गए रचनाओं के प्रभाव से अपने मत नहीं बदलता है। अपने मत को वो उसकी जिस रचना की वो बात कर रहा है उसके आधार पर ही बदलता है, और उससे जो लगता है कि ये बात इसमें कही गई है, निष्पक्ष रूप से रख देता है। तो संयोगिता स्वयंवर की इन्होंने आलोचना की थी। अब सोचिए कि श्रीनिवास दास जी की, ये खुद मतलब एक महान व्यक्तित्व है, इनकी रचना का ये आलोचना कर रहे हैं, उसकी समीक्षा कर रहे हैं, तो कितने मतलब हिम्मत चाहिए इनको। घटना याद हो गए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से 1877 में हिंदी प्रदीप का संपादन, 81 में 77 के 4 सालों बाद वेदों का युक्तिपूर्ण समीक्षा इन्होंने किया। उसके 5 सालों के बाद श्रीनिवास दास जी की, लाला श्रीनिवास दास जी की संयोगिता स्वयंवर की आलोचना इन्होंने की। सब कुछ जुड़ा हुआ है, 2-4 साल 5 साल के में इनकी हर एक घटना जुड़ा हुआ है। अंतिम समय में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्री श्याम सुंदर दास जी ने इन्हें काशी आमंत्रित किया था। हिंदी शब्दकोश, इसे याद रखिएगा कि इनका अंतिम समय में चल रहा था, वहाँ पे हिंदी शब्दकोश को संपादन करने के लिए, उसके संपादन के लिए श्याम सुंदर दास जी इनको काशी बुलाए थे कि आइए आप हिंदी शब्दकोश का संपादन कीजिएगा। लेकिन इन्हें वहाँ पे उचित व्यवहार जान नहीं पड़ा, कि नहीं लगा कि ऐसा मतलब उनके साथ उचित व्यवहार हो रहा है, तो वो उसको छोड़ गए। यहाँ पे हिंदी शब्दकोश से ये अलग हो गए। अब जब मैंने इनके जीवन की घटनाओं को हमने देख लिया, इनका जन्म फिर से एक बार देख लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844, निधन हुआ था 20 जुलाई 1914। मैंने 1914 को संबंधित जोड़ा था किससे? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत से, उसी साल में हुआ था ना। तो 20 जुलाई 1914 में निधन हुआ था। 23 जून 1844 में इनका जन्म हुआ था। माता जी का नाम था श्रीमती पार्वती देवी, पिताजी का नाम था श्री बेनी प्रसाद भट्ट। इनका निवास स्थान था वर्तमान प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश राज्य का। पिताश्री थे व्यापारी थे, माता गृहिणी थी, सुसंस्कृत महिला थी, और
अगर पूछा जाए कि साहित्य में अभिरुचि का या फिर साहित्य के प्रति अभिरुचि इनको कहाँ से प्राप्त हुई, तो इनको इनकी माता से ही प्राप्त हुई थी। इनका सुसंस्कृत होना या फिर साहित्य के प्रति जो लगाव इनका है, माता के ही देन है। प्रारंभिक शिक्षा हुआ था, संस्कृत का अध्ययन इन्होंने किया था प्रारंभ में। मिशन स्कूल से 1867 में एंट्रेंस की परीक्षा पास की थी। मिशन स्कूल से परीक्षा पास की और फिर 2 सालों बाद यानी कि 1869 से ही इन्होंने मिशन स्कूल में ही पढ़ाना चालू कर दिया। 1869 से 1875 तक ये मिशन स्कूल में ही, प्रयाग में मिशन स्कूल है, उसी में इन्होंने अध्यापन शुरू किया था। फिर 1885 यानी कि इसके 10 सालों बाद 1885 ईस्वी इसको किसी घटना से जोड़ा गया था, कांग्रेस की स्थापना, यानी कि 1885 में हुआ था कांग्रेस की स्थापना। तो कांग्रेस की स्थापना में ही उसी साल में हुआ था, उसी वर्ष 1885 में सीएवी स्कूल, प्रयाग में ही ये भी है, सीएवी स्कूल में संस्कृत का अध्यापन उन्होंने शुरू किया। फिर उसके 3 साल बाद, 85 के 3 साल बाद 1888 में प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक ये बने और अपने उग्र स्वभाव के कारण, यानी कि गुस्से में हमेशा रहते थे, हमेशा नहीं कहा जाए, यहाँ पे इनका स्वभाव थोड़ा सा क्रोधी रहा होगा, इस वजह से इनको ये नौकरी छोड़नी पड़ी। हो जाता है कहीं कहीं पे भी लोगों को लगता है कि उस स्थान पे उनका स्वभाव थोड़ा सा बदल जाता है। किसी भी व्यक्ति का स्वभाव उसके परिस्थितियों, उसके पृष्ठभूमि पर, उसका जीवन कैसा रहा है, इस पर भी निर्भर करता है। आप लोगों ने शायद इनकी कथा सुनी होगी, बालकृष्ण भट्ट को तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। एक रचना है, रचनाकार हैं बाण भट्ट, आप लोगों ने सुना होगा। बहुत सारी कहानी कहा जाता है कि उनके पिता जब इस एक ग्रंथ की रचना कर रहे थे, उनके 2 अपने बेटे थे, एक बड़े बेटे थे बाण भट्ट जी, छोटे बेटे थे, तो उन्होंने पहले लगा कि उनको कि हम पूरा नहीं कर पाएंगे, उससे पहले मेरा समय खत्म हो जाएगा, जीवन काल खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया एक एक करके, और बाहर एक था पेड़, एक था सूखा हुआ पेड़ था। तो उन्होंने पूछा अपने बड़े बेटे से कि बाहर उनको क्या दिख रहा है, कुछ बताओ। तो वो कहा कि बाहर एक सूखा हुआ पेड़ है। वहीं छोटे बेटे को बुलाया कि ये तुमको क्या दिख रहा है। तो वो छोटे बेटे जो कि बाण भट्ट थे, वो बोले कि बाहर एक नीरस पेड़ सुशोभित हो रहा है। इसको संस्कृत में उन्होंने कहा था। यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि बाण भट्ट को, यानी कि जो छोटे लड़के थे, उनको लगा कि देखो उसी चीज को ये किस मतलब कलात्मक रूप से, साहित्यिक रूप से सामने रख रहे हैं, तो ये इनको ज़्यादा अच्छा रहेगा उस ग्रंथ को सौंपना। उन्होंने अपने उस ग्रंथ को पूरा करने का कार्य बाण भट्ट जी को दिया। ये तो कहानी का एक पक्ष हुआ। एक अन्य साहित्यकार ने इसी कहानी को आधार मानते हुए भी अपना पक्ष दिया था कि बाण भट्ट जी छोटे थे, पिताजी लेखन कार्य में प्रवृत्त थे, तो उनका जीवन निर्वहन के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं रहता था। घर के जिम्मेदारियों का ज़्यादा बोझ बड़े बेटे पे ही अधिकतर आ जाती है। तो घर के वो मतलब बड़े बेटे थे, उनके बड़े भाई बाण भट्ट जी के, तो उन पे जिम्मेदारियाँ ज़्यादा थी। तो ये हो सकता है कि जीवन की कठिनाइयों के आगे उस पेड़ की उस कलात्मक जो लोच रहता है, कलात्मकता उसमें वो नहीं आई। नरम स्वभाव जो रहता है, उसकी खूबसूरती, कलात्मक खूबसूरती वो नहीं देख पाए, क्योंकि जीवन की कठोरता वो देख रहे थे। जब आप नंगे पैर चलते हैं तो फूलों की अभिलाषा, फूलों की कल्पना नहीं होती जब कांटों पे आप चलते हैं तो, क्योंकि उस समय आपके दिमाग में ये रहता है कि हमें अगला कदम उठाना है, वहाँ पे ये कांटे हैं। वही बात है कि जब वो जीवन की कठोरता देख रहे हैं, उनको उस कलात्मक अभिव्यक्ति की कहाँ से प्रेरणा आएगी। वो देख रहे हैं कि कल का भोजन कैसे होगा, कल की व्यवस्था क्या होगी, या फिर इनसे इतना पैसा लिए हैं उधार पे, उतना धन लिए हुए हैं, वो कहाँ से चुकाया जाएगा। और उनसे उनके वो उस समय पूछा जा रहा है कि तुम्हें पेड़ कैसा दिख रहा है, तो उस व्यक्ति को वो पेड़ नीरस ही दिखेगा। तो ये मैंने एक उदाहरण में दिया कि किसी व्यक्ति का स्वभाव, उसका जो भी वो बोलता है या करता है, वो उसके पीछे उसकी पृष्ठभूमि, या फिर ये कहा जाए कि उसके जो चल रहा है परिस्थितियाँ, उसके अगल बगल लोग कैसे हैं, परिस्थितियाँ कैसी हैं, उसकी पृष्ठभूमि कैसी है, ये बहुत कुछ निर्भर करता है। तो उनके उग्र स्वभाव के पीछे भी ये बातें निर्भर करती हैं, उनका कैसे रहा पृष्ठभूमि। आपने देखा कि उनके पिता के निधन के बाद पैतृक व्यापार में कलह का सामना उन्हें करना पड़ा, यहाँ तक कि पैतृक घर को भी छोड़ना पड़ा। अब आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो रहे, थोड़ा सा नरम दिल रहे, पैतृक घर को छोड़ दिए और बोले कि कोई बात नहीं है। तो सब मतलब आदर्श है, ये आदर्श रूप है कि उतने संकट के बावजूद भी आप लोग मुस्कुराते रहें, होना भी चाहिए, लेकिन वास्तविकता में थोड़ा इससे अंतर आ जाता है।
हम लोग इसको रिपीट कर रहे थे। 1869 से 75 तक प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में। ये क्वेश्चन आ जाएगा इनके, प्रारंभिक शिक्षा किस में इनका अध्ययन किया हुआ था? संस्कृत का अध्ययन किया था। मिशन स्कूल से इन्होंने 1867 में इंट्रेंस परीक्षा पास की। 1867 के बाद 1869 में उसी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। 75 तक पढ़ाते रहे। 75 के 10 सालों बाद 1885 में CAV स्कूल में इन्होंने संस्कृत का अध्यापन शुरू कर दिया। संस्कृत पढ़ाना शुरू किया 1885 में CAV में। ये क्वेश्चन में स्कूल का नाम सीधे आ जाता है। उसके 3 वर्षों बाद ये कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में इन्होंने अध्यापन शुरू किया था। प्रयाग में ही है, ये भी प्रयाग में है मिशन स्कूल। CAV स्कूल प्रयाग में ही है, कायस्थ पाठशाला भी प्रयाग में ही है। तो जगह एक ही है, इसलिए जगह याद करने में परेशानी नहीं होगी। आपको क्या याद रखना है? स्कूल पढ़ा कहाँ से? मिशन स्कूल से। शुरुआती पढ़ाई पढ़ाना शुरू कहाँ किया? मिशन स्कूल में ही। उसके बाद कहाँ गए ये? CAV स्कूल में। CAV स्कूल में थे 1885 में, कांग्रेस के समय में, याद करने के लिए कह सकते हैं। उसके बाद 3 वर्षों बाद 1888 में ये इन्होंने पढ़ाना शुरू किया इंटर कॉलेज, कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में इन्होंने पढ़ाना शुरू किया था। नौकरी छोड़ी थी अपने स्वभाव की वजह से इंटर कॉलेज से ही, ये कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज से ही इन्होंने नौकरी छोड़ी थी उग्र स्वभाव के कारण। ये 3-4 डाटा आपको याद रहेंगे हमेशा। प्रारंभिक पढ़ाई एंट्रेंस से पढ़ाना शुरू किया था मिशन स्कूल से ही। ये मिशन स्कूल से एंट्रेंस पास किया 67 में। पढ़ाना शुरू किया मिशन स्कूल में ही, 67 में पास किया था। और 2 वर्षों बाद 69 से लेकर के 75 तक ये मिशन स्कूल में पढ़ाते रहे। उसके 10 वर्षों बाद 1885 में ये CAV स्कूल में पढ़ाना शुरू किए। फिर उसके 3 वर्षों बाद कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज प्रयाग में ही ये अध्यापन शुरू किया। वहाँ से वो उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़ करके निकल गए। अब इनके बाद देखते हैं इनके जीवन के बारे में। पिताजी के निधन के बाद व्यापार में क्या हुआ? पैतृक व्यापार में कलह का सामना करना पड़ा। पैतृक घर को छोड़ कर निकलना पड़ा। इससे हुआ क्या? आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। लेकिन आर्थिक संकट जहाँ अच्छे लोगों के पांव डगमगा देते हैं, उनके लक्ष्य के प्रति या फिर उनका जो पैशन है, जो लगाव है, उसके प्रति उनके फिर से सोचने को मजबूर कर देते हैं। यहाँ पे ये क्या किए? अपने साहित्य के प्रति समर्पण को बनाए रखें। लेखन का कार्य इन्होंने जारी रखा। साहित्य में जो नए नए रचनाएं करते रहे वो, साथ ही अध्यापन से और लेखन से जो कुछ आय होता था उससे ही अपना जीवन चलाते रहे। इनको प्रेरणा किसने दी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने प्रेरणा दी कि आप कुछ लेखन में कीजिए, संपादन में कीजिए। इन्होंने हिंदी वर्धिनी सभा के माध्यम से एक मासिक पत्रिका का संपादन किया, हिंदी प्रदीप। प्रेरणा किसकी रही? हरिश्चंद्र जी की, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। किस सभा की ओर से किया था? हिंदी वर्धिनी सभा, ये संस्था हुई। 1877 ईस्वी में किस पत्रिका का संपादन था? हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप बहुत मतलब राष्ट्रवाद के समय, राष्ट्रीय आंदोलन के समय में हिंदी की एक जानी मानी पत्रिका हुआ करती थी, जिसमें कि निबंध, प्रहसन, नाटक, ये सब कुछ उसमें रहता था हमेशा, और राष्ट्रवादिता से ये प्रेरित थी। मासिक पत्रिका थी, यानी कि महीने में एक बार आती थी। 33 वर्षों तक इसका संपादन इन्होंने किया, बालकृष्ण भट्ट जी ने किया था। अब यहाँ पे हमको याद क्या रखना है? पिता के निधन के बाद ये आर्थिक संकट का सामना करना, ये तो समझने की चीज़ है। और ये समझ में जब निधन होगा तो घर में कमाने की स्रोत, आय के स्रोत कम होंगे, आर्थिक संकट बढ़ेगा, कलह का क्या कहना है ना, कलह का प्रभाव बढ़ेगा। इसके बावजूद भी वो साहित्य के प्रति समर्पित रहे। प्रेरणा किससे ली? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से। कौन सी पत्रिका शुरू की? हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका। हिंदी वर्धिनी सभा की ओर से ये शुरू किया गया था। ईस्वी क्या था? 1877। आप इस ईस्वी से 1877 के काल से आप समझ सकते हैं कि कुछ से जुड़ा हुआ है। 1869 से 75 तक ये मिशन स्कूल में पढ़ाते रहे हैं। तो 75 के 2 साल बाद ही आया ना 1877। 1877 में इन्होंने हिंदी प्रदीप का प्रकाशन और संपादन शुरू किया। हिंदी वर्धिनी सभा की ओर से प्रकाशन हुआ, संपादन किया बालकृष्ण भट्ट जी ने। यानी कि आप ये देख रहे थे कि बीच के 10 वर्षों में कहाँ थे? तो 75 से 85 के बीच में तो यहाँ पे थे।
ये हिंदी प्रदीप में ये थे, हिंदी प्रदीप के प्रकाशन में, उसके संपादन में लगे हुए थे। 33 वर्षों तक हालांकि संपादन करते रहे, आगे अन्य काम भी हुए, लेकिन 33 वर्षों तक संपादन करते रहे। हिंदी प्रदीप के मतलब प्रकाशन के प्रारंभ के 4 वर्षों बाद 1881 में वेदों की समीक्षा की थी। उस समय तक इतना हिम्मत इनको आ गया था, जो हो गया देख लेंगे। वेदों की समीक्षा की। उसके 5 वर्षों बाद यानी कि 1886 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर की आलोचना की। यह नाम याद रखिएगा, लाला श्रीनिवास दास। कुछ कुछ नाम यहाँ पे हैं। बालकृष्ण भट्ट के जब जीवन परिचय देखते हैं तो उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ नाम हैं जो कि हिंदी साहित्य में ही नहीं सिर्फ, बल्कि भारतीय ऐतिहासिक रूप से भी वो बहुत प्रमुख नाम हैं, बहुत प्रभाव रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हिंदी साहित्य में लाला श्रीनिवास दास जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, आगे इनको मिलेंगे आपको प्रेम घन जी, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य द्विवेदी जी, इन लोगों ने भी इनके बारे में बोला है। तो ये महान व्यक्तित्व है, इनका नाम आप लोग थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। और अगर किसी के बारे में कोई अन्य महान व्यक्ति कह रहा है तो वो भी मतलब कुछ छोटा मोटा आदमी तो होगा नहीं, आप इनकी महानता आप समझ सकते हैं। इनका अंतिम समय में कौन सा था, हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए इनको बुलाया गया था, काशी बुलाया गया था। बुलाने वाले कौन थे, श्री श्याम सुंदर दास जी। लेकिन वहां पे भी वो छोड़ के निकल गए। क्यों? उचित व्यवहार इन्हें नहीं मिला। ये आत्म स्वाभिमानी थे, इनका स्वभाव आप उग्र स्वभाव कह सकते हैं, क्योंकि अपने आत्म स्वभाव सम्मान की चिंता इनको ज़्यादा थी। स्वाभिमानी व्यक्तित्व थे और इसलिए इनको व्यवहार उचित नहीं मिलेगा तो वहाँ पे वे नहीं रहेंगे, और अंत तक ये बना रहा। इसके बाद इनकी कुछ रचनाएं के बारे में जाने। क्योंकि साहित्यकार हैं तो साहित्यकार की पहचान उसकी रचनाओं से ही होती है। तो इनकी रचनाएं में प्रमुख रचना क्या, उपन्यास में देखा जाता है। बहुत सारी रचनाएं हैं, इनको आपको याद रखना होगा, कम से कम दिमाग में तो जरूर रखना होगा, क्योंकि प्रश्न आएगा कि 100 अजान एक सुजान उपन्यास किसकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट जी की। तो इसको आपको चाहे तरीका जो लगे, बार बार रिपीट करके, किसी कहानी से जोड़ के, या फिर सीधे पढ़ के आपको अगर याद हो जाता है तो इसको याद रखना है, दिमाग में रखना है। रहस्य कथा, इनका उपन्यास क्या था, रहस्य कथा। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। ये तो ऐसे ही याद रहेगा, सद्भाव का अभाव। जहाँ पे उनको उचित व्यवहार नहीं मिला, जहाँ पे इनका सद्भाव नहीं हुआ, वहाँ पे इनका अभाव हो जाता था। शुरू में हमने देखा था कि कैसे इन्होंने उग्र स्वभाव के कारण कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज से नौकरी छोड़ दी है। अंतिम समय में भी ये क्या किए थे, हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए काशी बुलाया गया था श्री श्याम सुंदर दास जी के द्वारा। वहाँ भी उचित व्यवहार के अभाव में ये चले आए। तो सद्भाव का अभाव होगा, सद्भाव का जहाँ अभाव होगा वहाँ बालकृष्ण भट्ट जी का भी अभाव होगा। लेकिन इससे क्या है, सद्भाव का अभाव एक उपन्यास है, ये रचना है बालकृष्ण भट्ट जी की। हमारी घड़ी, हमारी घड़ी, घड़ी सिर्फ एक यंत्र नहीं जो समय बताती है, बल्कि समय को भी बताती है कि इस घड़ी ये हो रहा है, यानी कि इस समय ये हो रहा है। इनकी घड़ी थोड़ा सा विपरीत थी, आर्थिक अभाव का सामना करना पड़ा। उग्र स्वभाव के कारण हमेशा मतलब जहाँ सम्मान नहीं मिलता था, जहाँ इनका स्वाभिमान को ठेस लगती थी, वहाँ से छोड़ के चले जाते थे, वहाँ से अलग, उस चीज़ से ही अलग हो जाते थे। तो घड़ी इनके हमेशा अनुकूल नहीं रही। इस पर भी देख सकते हैं कि उनके सद्भाव का अभाव, उनकी घड़ी कैसी रही, उनका समय कैसा रहा, परिस्थिति कैसी रही, ये सब किसके साथ हुआ, बालकृष्ण भट्ट जी के साथ हुआ। तो ये रचनाएं भी बालकृष्ण भट्ट जी की हैं। बस एक याद करने के लिए आप कैसे भी जोड़ लें, इसका कोई मतलब लॉजिक नहीं बनता है कि हमारे उनकी घड़ी विपरीत रही तो इसलिए वो हमारी घड़ी की रचना हुआ। बस कैसे भी आप याद रख लें, बस एक जोड़ने के लिए है। उचित दक्षिणा, ऐसे आप याद करने के लिए कह सकते हैं कि इनको उचित दक्षिणा नहीं मिला था बालकृष्ण भट्ट जी को, इसलिए वो कायस्थ पाठशाला से निकल गए।
उनको पैसा ज़्यादा नहीं, पैसा अच्छा खासा पैसा वहाँ पे नहीं मिला, वो क्रोधी हो गए, उग्र स्वभाव अपने दिखाया। उग्र स्वभाव के कारण से उनको सद्भाव का अभाव दिखा, सद्भाव का अभाव दिखा, इसलिए उनकी घड़ी, हमारी घड़ी सही नहीं रही। अब जब चूंकि मतलब अपने सद्भाव के अवधि, उचित दक्षिणा के अभाव में, सद्भाव के अभाव में घड़ी जब विपरीत हो रही है तो उनका संकट बढ़ेगा। कहाँ जाएंगे वो? रसातल की यात्रा पे जाएंगे। रसातल यात्रा, उनकी अन्य उपन्यास का नाम है उचित दक्षिणा नहीं मिलने से, सद्भाव के अभाव की वजह से उनकी, हमारी घड़ी, उनकी नहीं, हमारी घड़ी विपरीत रही, जिससे रसातल यात्रा की तरफ प्रस्थान किया गया। और रसातल यात्रा में मिला कौन? गुप्त बैरी। गुप्त बैरी, छिपा हुआ बैरी मिला। जब वहां पे गुप्त बैरी मिला रसातल यात्रा में, तो वहां पे हमें अजान सुनाई दिया, 100 अजान सुनाई दिए। जब 100 अजान मिले तो उस 100 अजान से एक सुजान मिला। ये बस याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये कहानी है, कुछ भी तरह से आप याद रख सकते हैं। वो सुजान कौन था? नूतन ब्रह्मचारी, नया ब्रह्मचारी। नूतन का मतलब होता है नया। नूतन ब्रह्मचारी थी। और वो ब्रह्मचारी कौन था? ये एक रहस्य है, ये एक रहस्य कथा है। उल्टे तरफ से आप याद कीजिए, बहुत अच्छे ढंग से, मतलब आपको अन्य कोई तरीका होगा तो आप उस पर बना सकते हैं। मैंने इस पे बनाया है कि सद्भाव के अभाव में ये क्रोधी हो जाते थे, निकल जाते थे उस जगह से। सद्भाव का अभाव हुआ बालकृष्ण भट्ट जी को। क्यों हुआ सद्भाव का अभाव? उनकी उचित दक्षिणा नहीं दिया गया। उचित दक्षिणा नहीं दिया गया तो हमारी घड़ी विपरीत चलने लगी। इससे क्या हुआ? रसातल की यात्रा शुरू हुई। रसातल की यात्रा में क्या मिले? गुप्त बैरी मिले। गुप्त बैरी से मिलने के बाद 100 अजान और एक सुजान से उनका सामना हुआ। 100 अजान सुनाई दिया, एक सुजान मिले। और वो सुजान कौन थे? नूतन ब्रह्मचारी थे। नूतन ब्रह्मचारी कौन थे? ये एक रहस्य है, और इस रहस्य की कथा है बालकृष्ण भट्ट जी। ये इनके उपन्यास है। ये टोटल कितने हैं? यहाँ पे मैंने 8 उपन्यासों को लिखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 उपन्यास यहाँ पे बताए हैं। थोड़ा सा एक कहानी में मैंने जोड़ दिया है। आप भी चाहे तो अपने तरह से इसको याद रखें। इसका उद्देश्य बस ये एक है कि ये याद रखना उपन्यास। मुझे नहीं लगता है कि अब इसको भूला जाएगा। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास, इससे प्रश्न आ सकता है सीधा कि सद्भाव का अभाव किसकी रचना है। और ये भी पूछा जा सकता है कि रसातल की यात्रा साहित्य की कौन सी विधा है? उपन्यास साहित्य की विधा मैंने बताया था कि विधा का मतलब होता है उसका प्रकार, उसकी प्रवृत्ति। जैसे कि साहित्य की विधा पहले वो काव्य है कि गद्य है। उसके बाद अगर गद्य भी है तो गद्य में क्या है? कहानी है, उपन्यास है, लेख है या निबंध है या नाटक है, ये क्या है? व्यंग्य है। ये साहित्य की विधा है, उसके लेखन की प्रवृत्ति क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, इस आधार पर यह तय किया जाता है। तो यहाँ पे ये रहस्य कथा क्या है? उपन्यास है। तो हम लोग इसको फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी की रचनाएं में उनके क्या क्या रचनाएं थी। बालकृष्ण भट्ट का स्वभाव क्या था? उग्र स्वभाव था। तो सद्भाव के अभाव में वे उस जगह को छोड़ देते थे। सद्भाव का अभाव कैसे हुआ? उचित दक्षिणा नहीं मिली। उचित दक्षिणा नहीं मिलने से हमारी घड़ी विपरीत हुई। उनकी घड़ी जब विपरीत हुई तो उनकी रसातल यात्रा शुरू हुई। रसातल यात्रा में एक गुप्त बैरी मिला, गुप्त दुश्मन मिला। गुप्त बैरी से मिलने के बाद जब उससे सामना जब हुआ तो 100 अजान सुनाई दिए। 100 अजान, एक सुजान से भेंट हुआ। वो एक सुजान कौन था? नूतन ब्रह्मचारी थे। और नूतन ब्रह्मचारी का परिचय एक रहस्य है, इसलिए रहस्य कथा है। याद हो गए 8? अगला बार देखते हैं उनके नाटक, कुछ देखते हैं। अब ये कहिएगा कि पद्मावती, पद्मावती तो मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में आपने कहा था कि पद्मावत की रचना उन्होंने की थी। ये नाटक है। पद्मावत एक काव्य है, कथा काव्य की तरह है। महाकाव्य ग्रंथ उनका है पद्मावत। ये नाटक है, पद्मावती रचना नाटक है। इस नाटक को नाटक के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी। वैसे ही ये किरात अर्जुनीय, किरात अर्जुनीय का मतलब क्या हुआ? ये 2 वर्डों से मिला हुआ है, 2 शब्दों से मिला हुआ है, किरात और अर्जुनीय।
किरात कहा जाता है शिकारी को, और अर्जुन को अर्जुन कहा गया है। अर्जुन के बारे में आपको पता है, महाभारत वाले अर्जुन है, ये अर्जुनी है। यानी कि एक कथा आती है महाभारत में कि जब पांडवों का वनवास चल रहा था, अज्ञातवास शुरू होने वाला था, तो उससे पहले अर्जुन जो थे वो दिव्यास्त्रों की खोज में निकले। वो तपस्या में लीन थे शंकर जी के, उनसे कई सारे दिव्यास्त्र, पाशुपतास्त्र या फिर और भी बहुत सारे तरह दिव्यास्त्र थे, वो पाने के लिए उनसे तपस्या में लीन थे। तो शंकर जी जब दर्शन आए तो वैसे ही भगवान नहीं मिला करते हैं, वो परीक्षा लेते हैं। वो क्या किया शंकर जी, एक शिकारी का भेष बनाए और एक शिकार जब उनके सामने गया, कहा जाता है कि वो शिकार जंगली सुअर था। अर्जुन थे वो तपस्या में लीन थे, अपने शस्त्रों के साथ शस्त्र को लेकर ही गए थे। जब उनकी तरफ आ रहा था वो जंगली सुअर, तो उस पर उन्होंने निशाना साधा, निशाना लगाया, उससे पहले देखे कि एक और तीर आकर के उसे लगा हुआ है। ध्यान दिया, इनको लगता था दोनों तीर एक संग लगे, एक साथ ही लगे। अर्जुन को लगा कि मेरा तीर पहले लगा है, और जिसका वो तीर था वो एक शिकारी थे, उनको लगा कि उनका तीर पहले लगा हुआ है। इस बात पे ही विवाद बढ़ा। अर्जुन दोनों आदमी यही कह रहे थे कि मेरा तीर पहले लगा है, आप चाहो तो इस शिकार को रख सकते हो, आप मान लो। अर्जुन ने कहा कि हम दे दिए आपको, ले जाओ, लेकिन तीर मेरा पहले लगा हुआ है। बात की ही प्रधानता थी वहां पे, और इस वजह से उन दोनों में एक संग्राम सा छिड़ गया। वहां पे एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा प्रतिरोध शुरू हुआ। बाद में इन्हें हुआ कि जो ये शिकारी हैं, जो किरात हैं, ये स्वयं महादेव जी ही हैं जो अर्जुन को आशीर्वाद देने के लिए आए थे। तो किरात अर्जुनी, इसी घटना के बारे में इन्होंने नाटक के माध्यम से बताया है, किरात अर्जुनीय। ये एक नाटक है। वीणी संहार, ये भी एक नाटक है। शिशुपाल वध, इसके बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। शिशुपाल थे कृष्ण जी के फुफेरे भाई थे, जैसे कि कृष्ण जी के फुफेरे भाई अर्जुन पांडव भी थे, वैसे ही अन्य बुआ के लड़के थे शिशुपाल। ये इनके जन्म से ही इनके बारे में कुछ भविष्यवाणियां हुई थी। इनके 3 आंख थे, 4 हाथ थे। कहा जाता था कि जिसके भी गोद में जाएंगे तो अतिरिक्त आंख और अतिरिक्त जो भुजाएं हैं वो गिर जाएंगी। लेकिन इसके साथ एक और चीज जुड़ा हुआ था कि जिसके गोद में ये गिरेंगी उसी व्यक्ति के हाथों इनकी मृत्यु होगी। तो कृष्ण भगवान के गोद में जब ये आए, शिशुपाल बच्चे थे, तो इनके वो अतिरिक्त आंख और अतिरिक्त भुजाएं जो थी गिर गई। उनकी माता ने, शिशुपाल की माता ने, चूंकि ये कृष्ण जी की बुआ थी, इन्होंने उनसे वचन मांगा कि भाई तुम ऐसा करो कि भविष्यवाणी के अनुसार तुम्हारे हाथों इसका वध लिखा हुआ है, तो एक चीज का तुम वचन दो कि तुम इसे नहीं मारोगे। तो ये इन्होंने कहा कि मैं नहीं मारने का वचन तो नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि भविष्य में क्या होगा कौन जानता है। उसके अपने कर्मों की वो फल पाएगा। अगर मान लीजिए कि वो ऐसा काम ही करेगा तो वह तो करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत समझाने, बहुत ही विनती करने के बाद उन्होंने एक वचन दिया कि 100 अपराध इसके क्षमा रहेंगे, शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा रहेंगे। श्री कृष्ण 100 अपराधों को क्षमा कर देंगे। ये खुद भी एक अच्छे खासे योद्धा थे, बहुत महान मतलब योद्धा ही थे। ये राजा भी हुए अपने 6 जगह के, और इनसे टकराने के आम लोगों की तो हिम्मत ही नहीं था। इसी कहानी को इन नाटक में कहा गया है। इन शिशुपाल की हत्या की थी जब राजसूय यज्ञ किया था, सभी राजाओं को बुलाया था युधिष्ठिर जी ने, उसमें ये भी आए थे। बहुत बड़ा भला बुरा कहा था कृष्ण जी को। इसके बाद वो उनका वध हुआ था। ये घटना है, इस घटना मतलब एक कहानी के रूप में इसको नाटक में दर्शाया गया है, शिशुपाल वध को। फिर नल दमयंती, ये उपनिषदों में भी इसका चर्चा है। इसकी बात की नल दमयंती की एक कहानी है, या नल और दमयंती की, इस पे भी नाटक इन्होंने लिखा है। इसका एक और नाम है दमयंती स्वयंवर। इसकी रचना बालकृष्ण भट्ट जी ने ही की थी। फिर शिक्षादान भी नाटक है बालकृष्ण भट्ट जी का। चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, रामायण में आप लोगों ने देखा होगा मेघनाद का कैसे वध हुआ था। कट्टर सूम की एक नकल, वैसे ही बृहनला और इंग्लैंडेश्वरी, इसको मिटा दे, यहां से लग रहा होगा। मेघनाद वध, कट्टर सूम की एक नकल, बृहनला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, ये नाटक है। बृहनला, अर्जुन जब अज्ञातवास में स्त्री रूप लिए हुए थे, यानी कि एक नर्तकी का जब रूप लिए हुए थे, उन्होंने अपना नाम बृहनला कहा था।
इंग्लैंडेश्वरी। इंग्लैंडेश्वरी आप एक थोड़ा सा मजाकिया शब्द लग रहा है, लेकिन इसका हिंदी में देखें तो क्या है ये? इंग्लैंडेश्वरी यानी इंग्लैंड की ईश्वरी। कौन है? इंग्लैंड की रानी, इंग्लैंड की राजकुमारी कहें या रानी, जो वहाँ की शासिका है वो। बृहन्नला इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारत को जननी से उपाधि दिया है और इंग्लैंडेश्वरी को बृहन्नला से उपाधि दी है, बृहन्नला की उपाधि दी है वहाँ पे। एक नाटक है भारतवर्ष और कली, ये भी नाटक है। दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, ये भी नाटक है इनका। रेल का विकट खेल, नाम भी अजीब मतलब अजीब नहीं, थोड़ा सा व्यंग्यात्मक है ये। रेल का विकट खेल, नाटक भी व्यंग्यात्मक ही है। बाल विवाह, ये इनका नाटक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये नाटक कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 6, ये तो इसी का नाम है ना। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 नाटक को हम लोग को याद रखना है। तो कैसे याद रखना है? क्योंकि ये ज़्यादा है तो उसमें जोड़ भी नहीं सकते हैं। आपको इन्हें याद रखना है। सीधे प्रश्न आएगा, मेघनाद वध किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट जी की। हर चीज एक कहानी से जुड़ा हुआ है। पद्मावती जुड़ा हुआ है रावल रतन सिंह से, खिलजी से। किरात अर्जुन, एक कथा मैंने बताई, शिकारी और अर्जुन की कथा, शंकर जी जो खुद शिकारी बन के आए थे इनसे मिलने। वेणी संहार, वहीं शिशुपाल वध, शिशुपाल की भी मैंने कथा बताई। नल दमयंती, उपनिषदों में इसकी चर्चा है। शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास। राम जी के वनवास के बारे में सब कोई चर्चा करते हैं कि उनको 14 वर्षों का वनवास मिला, लेकिन राम जी के साथ साथ सीता जी भी तो बन गई थी। और सिर्फ वही नहीं, वहाँ से आने के बाद भी कई जगह पर ये लिखा हुआ है। कई लोग इनको कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ था, ये बस एक छेपक है। छेपक यानी कि जो घटना हुई थी या फिर जो कहानी लिखा गया था उस लेखक के द्वारा नहीं, बाद के समय में किसी अन्य लेखक के द्वारा उसमें कुछ जोड़ दिया गया। तो वैसा है सीता वनवास। कुछ लोग कहते हैं कि सत्य घटना है, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ था, पर जो भी है पढ़ने में मिलता है सीता वनवास, यानी कि राम जी के वनवास के बाद भी जब वो राजा बन गए थे उसके बाद भी सीता जी को वनवास हुआ। तो इस पर एक नाटक इन्होंने लिखा है, पतित पंचम। वैसे मेघनाद वध, कट्टर सूम की एक नकल, बृहन्नला इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोग और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, ये सब नाटक हैं श्री बालकृष्ण भट्ट जी के। इनके कुछ प्रहसन है। प्रहसन का मतलब क्या हुआ? हास्य रस से जुड़ा हुआ, यानी हंसी मजाक से जुड़ा, और थोड़ा सा उसमें क्या नाटकीय रूप लिए हुए। जैसा काम वैसा परिणाम, व्यंग्यात्मक कह सकते हैं इनको। जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, वैसे ही आचार विडंबन, ये 3 ही हैं, याद करना आसान है। जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन। ये प्रमुख रूप से निबंधकार थे। बालकृष्ण भट्ट जी निबंधकार के रूप में ज्यादा प्रख्यात थे, आलोचक के रूप में ज्यादा प्रख्यात थे। इन्होंने 1000 के आसपास निबंधों की रचना की थी। सोचिए 1000 निबंध। आप 6-7 पढ़ रहे हैं ना, उपन्यास 8 उपन्यास पढ़े, 8-10 नाटक पढ़े, 3 प्रहसन पढ़े, आप लोगों को लगता होगा कैसे याद किया जाए। याद करना, उनकी अपनी रचनाएं निबंध 1000 से अधिक थी। इनका 100 निबंधों की एक भट्ट निबंध माला भी प्रकाशित हुआ था, जो कि 2 खंडों में संग्रहित था। सौ निबंध थे इसमें। अब इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए, कुछ पॉइंट, की पॉइंट्स क्या है। हम लोगों ने जो भी पढ़ा की पॉइंट ही है, लेकिन ये चीज़ है कि ये आधुनिक हिंदी की इनका काल क्या था? आधुनिक हिंदी का गद्य काल था इनका। इनके समकालीन थे भारतेंदु युग। भारतेंदु युग यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में मैंने बताया, तो उनसे जुड़े हुए उनके काल के युग को इतने मतलब बड़े व्यक्तित्व थे हिंदी साहित्य में। आधुनिक हिंदी के प्रणेता माना जाता है इनको, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। तो भारतेंदु युग के ही साहित्यकार थे, उनके समय के ही साहित्यकार थे। इनसे प्रेरित भी थे, मैंने बताया भी था। हिंदी वर्धनी सभा के माध्यम से इन्होंने हिंदी प्रदीप नाम की मासिक पत्रिका शुरू की थी। प्रेरणा थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ही। और ये बालकृष्ण भट्ट के बारे में कहा जाए, इनकी रचनाओं को देख करके आपको पता चलता है कि ये किस विधा के, आप क्या कह सकते हैं कि उपन्यासकार थे, निबंधकार थे, आलोचक थे या नाटककार थे। आप क्या चीज़ में इनको रखिएगा। इन्होंने पत्रिका निकाली भी, पत्रकारिता में भी देखा
ये पत्रकार थे। इन्होंने निबंध 1000 से ज्यादा निबंध लिख डाले। भट्ट निबंध माला इनका प्रकाशित हुआ। निबंधकार थे। कई उपन्यासों के बारे में अभी आपने देखा, उपन्यासकार थे। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की आलोचना की, वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा कर दी। ये हिंदी के प्रमुख आलोचक थे, आधुनिक हिंदी के। आधुनिक हिंदी के प्रमुख आलोचक मतलब ये नहीं, मैंने फिर से बता दे रहा हूँ मैं, कि हिंदी की आलोचना करता है कि नहीं हिंदी सही नहीं है, इसके बदले आप ये भाषा पढ़िए, आधुनिक हिंदी से अच्छा है कि प्राचीन हिंदी पढ़िए। ऐसी बात नहीं है। आधुनिक हिंदी के प्रमुख आलोचक का मतलब है कि आधुनिक हिंदी में लिखी गई रचनाओं के समीक्षा करते थे ये, यानी कि कोई भी रचना है उसकी अच्छाइयाँ क्या है, उसकी कमियाँ क्या है, कहाँ में उसमें और कुछ जोड़ा जा सकता था, कहाँ पे उसमें कुछ कम किया जा सकता था, इसको कसावट क्या है, यानी कि इसमें मतलब ज़्यादा विशालता है, लय टूट जाते हैं या लय बना हुआ है, उसकी बड़ाई जो अगर है तो शुक्ल जी इनकी तारीफ भी इन्होंने किया है खुद, जो कि खुद एक आलोचक रहे हैं। तो ये आलोचक रहे हैं, पत्रकार रहे हैं, निबंधकार रहे हैं, उपन्यासकार रहे हैं, नाटक भी इन्होंने लिखे, नाटककार रहे हैं। तो ये इनको कहा जा सकता है एक मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी व्यक्तित्व। साहित्य का इसके बाद इन्होंने मतलब इनके लेखन का क्षेत्र क्या था, अधिकतर समसामयिक समस्याएं थी। सिर्फ समसामयिक नहीं बल्कि इस समय चल रहा था राष्ट्रीय आंदोलन का समय। आप ये देख रहे हैं 1914 तक इनका जीवन काल रहा है। 1914 उस समय क्या था, इनका निधन हुआ 20 जुलाई 1914 तक, यानी कि अपने निधन से पहले तक ये जुड़े रहे हैं साहित्य के क्षेत्र में। और आदमी जिस समय में जीता है उससे जुड़े घटनाओं से उनका सीधा संबंध होता है। 1914 तक क्या थी, भारतीय राजनीति में राष्ट्रवाद का दौर था। 1905 से लेकर के 1914 के 15 के बीच में महात्मा गांधी जी आए, उससे पहले का दौर था, भारत में आए। दक्षिण अफ्रीका में थे, दक्षिण अफ्रीका से जब भारत आए उससे पहले का दौर था। इस समय क्या चल रहा था भारत में, गरम दल और नरम दल का बीच में विभेद चल रहा था, लेकिन दोनों दल मिल करके राष्ट्रवादिता को बढ़ा रहे थे। तो राष्ट्रवाद का उस समय दौर चल रहा था। तो उस समय क्या थी, एक तरफ तो समसामयिक की समस्याएं थी ही, बहुत सारी जो सामाजिक कुप्रथाएं थी, उसके अलावा राष्ट्रवाद खुद एक विषय था। तो समसामयिक समस्याओं पर उन्होंने निबंध लिखा। समसामयिक समस्याएं जैसे कि बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वातंत्र्य यानी कि महिलाओं की स्वतंत्रता, वो एक दूसरे से जुड़े होने के बाद भी ये मतलब गुलाम की तरह रहे। जैसे कि पति के साथ जुड़े होने के बाद भी पत्नी क्या उनकी गुलाम नहीं रही, बल्कि अर्धांगिनी बन के रहे, उनकी सहभागिता बन के रहे। तो महिला स्वातंत्र्य पर उन्होंने लिखा, राजा प्रजा पर उन्होंने लिखा कि शासक कैसा हो, शासक के शासित प्रजा कैसी हो, कृषकों की दुरावस्था, कृषकों की जो अवस्था चल रही है वो कितने कठिन है, उनके से क्या शोषण हो रहा है, इस पर इन्होंने निबंध लिखा। ये समस्याओं विषय हैं, कुछ विषय जिस पर उन्होंने निबंध लिखा था। कौन से समसामयिक विषय थे, अंग्रेजी शिक्षा, क्योंकि उस समय राष्ट्रवाद का दौर चल रहा था, तो अंग्रेजी शिक्षा या अन्य भाषाओं में शिक्षा, इस पर भी विषय थे। सुशिक्षितों में परिवर्तन, एक बात कहा जाता है कि 1857 के समय में जब विद्रोह हुआ था तो उसमें शिक्षित वर्ग ने विद्रोह से थोड़ा अलग रहे थे। वो लोग, उन्हें लगता था कि अंग्रेज अगर हैं तो उनका कैरियर, उनका जीवन निर्वहन आसान है, या फिर उनके लिए सही है, क्योंकि अंग्रेज उनको, जैसे कि आज भी बहुत लोग कहते थे कि आधुनिक विज्ञान की देन अंग्रेजों की है, उन्होंने ही इतने सारे आविष्कारों को भारत में लाया। बहुत लोग कहते हैं, हालांकि ये सही नहीं है। कुछ हद तक उन्होंने इसके पीछे उनको श्रेय दिया जा सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से सही नहीं है। इसके पीछे उनकी अपनी जरूरतें थी। तो वैसे ही उस समय कुछ शिक्षित प्रबुद्ध वर्गों का ये मानना था कि भारत की प्रगति के लिए, शिक्षात्मक प्रगति के लिए या विज्ञानात्मक प्रगति के लिए अंग्रेज जरूरी हैं। उन्होंने अंग्रेजों का पक्ष लिया था। ऐसे में ही जब राष्ट्रवाद आंदोलन शुरू हुआ था, उस समय सुशिक्षितों ने ही, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो लोग ही राष्ट्रवाद के बारे में उसका प्रचार प्रसार किया, आगे बढ़ाया था। उदाहरण के रूप में आप भगत सिंह जी को देख सकते हैं। वो खुद एक कॉलेज के विद्यार्थी थे, जहाँ पे उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ा। सिर्फ राजनीतिक कैरियर नहीं कहना, ये छोटा वर्ड है। कैरियर का मतलब हो गया कि
अभी उसको अपने जीवन निर्वाह के तरीके के बारे में उसने अपने विषय बना रहे हैं, बल्कि वो देश के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया देश के लिए किया, अपने लिए तो उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि अपनी शादी को उन्होंने टाल दिया, उन्होंने लिख दिया कि मैं तो आज़ादी को ब्याहने के लिए आया हूँ। उन्होंने सिर्फ उन्होंने नहीं, उन जैसे लोगों ने राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया। तो सुशिक्षितों में परिवर्तन, इस विषय पर भी उन्होंने निबंध लिखा है, देश सेवा पर निबंध लिखा है, अंधविश्वास पर लिखा है। इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि निबंधकारों में वे अंग्रेजी साहित्य में एडिसन और स्टील के बराबर हैं। एडिसन और स्टील अंग्रेजी के साहित्य में बहुत अच्छे निबंधकार हैं। तो उनसे इनकी रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलना की। मैं बार बार कर रहा हूँ, रामचंद्र शुक्ल जी की मैं बात कर रहा था। 2-3 नाम आते हैं हिंदी के, आधुनिक हिंदी के क्रम में, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, रामचंद्र शुक्ल जी की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहा जाए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। इन लोगों के नाम पे पूरे युग का नाम लिखा जाता है, यानी कि शुक्ल युग कहा जाता है। शुक्लोत्तर युग यानी कि शुक्ल जी के बाद का युग द्विवेदी युग कहा जाता है। द्विवेदी युग यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का युग। भारतेंदु युग यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का युग, उस समय उनके रचना काल का युग। ये लोग महान व्यक्तित्व, और कोई एक महान व्यक्तित्व, कोई महान रचनाकार, शुक्ल जी जैसे महान रचनाकार अगर किसी के बारे में कहते हैं कि वो अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील के श्रेणी में रखा जाता है, उनको अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील जैसे हिंदी साहित्य के बालकृष्ण भट्ट जी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जी का क्या महत्व है। परीक्षा में कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं कि भारतेंदु युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकार में से एक थे। साहित्यकारों का नाम उनको पूछा जाता है, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल जी को मैंने बताया, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में बताया, लाला श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर के बारे में उन्होंने रचना किया था, श्याम सुंदर दास जी थे, ऐसे भी कुछ एक रचनाकार थे। तो 2-3 प्रमुख रचनाकार का नाम लिया जाता है, उनमें से एक थे बालकृष्ण भट्ट। एक ये प्रमुख पंक्ति है कि भारतेंदु युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में एक थे बालकृष्ण भट्ट, जिनके लेखन से भारतेंदु युग का रचनात्मक युग व्यक्तित्व निर्मित हुआ तथा आगे द्विवेदी युग का मूलाधार निर्मित हो सका। यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये द्विवेदी युग भारतेंदु युग के बाद का काल है। तो भारतेंदु युग यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के लेखन की एक शैली थी। उस समय के ये एक ऐसे व्यक्तित्व थे, प्रमुख साहित्यकारों में से भी एक थे, और इनके लेखन की शैली ऐसे थी कि आगे जो द्विवेदी युग है उसके मूल आधार, यानी कि एक होता है ना कि एक चरण खत्म हुआ और दूसरा चरण शुरू हुआ, तो बीच में जो कनेक्टिंग पॉइंट है, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग का भी ये मतलब प्रतिनिधित्व करते थे, उनकी विशेषताओं को रखे हुए थे। और आगे बालकृष्ण भट्ट जी के ही रचनाओं से आगे द्विवेदी युग के जो शैली थी उसको मार्ग इन्होंने प्रशस्त किया, यानी कि भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में बालकृष्ण भट्ट जी थे, या फिर इनकी रचनाएं थी। माने व्यक्तित्व से ज्यादा उनकी रचनाएं ही महत्वपूर्ण होती हैं। इनके बारे में एक बहुत अच्छा सा कोटेशन कहा जाता है कि साहित्य केवल कल्पना, विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है, अपितु वह जन समूह के चित्त, ये चित्र नहीं है, ये चित्त है। त के ऊपर ये हल्का सा रहता है, यानी कि आधा त और पूरा त हलंत और त संयुक्त है, चित्र नहीं चित्त है। जन समूह के चित्त के विकास का संवाहक और जन संस्कृति के विकास प्रवाह का मूर्त वांग्मय उपादान है, जो गहन लोक संपत्ति से उपजता और दिशा पाता है। ये साहित्य के बारे में कहा गया है, एक कोटेशन है। और इन मतलब ये अगर कहा जाए कि ये इसके आवश्यक गुण हैं या फिर एक करिकुलम कहा जाए, तो इसके पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो कौन पूरा करते हैं इसको? बालकृष्ण भट्ट जी इसको पूरा करते हैं। अभी हमने देखा इनके बारे में, बालकृष्ण भट्ट जी का जीवन परिचय देखा, उनके जन्म से लेकर के देखा, उनके जीवन परिचय देखा, इससे जुड़े कुछ